सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और बातचीत करने का विषय बड़ा ही विस्तृत है, इतना बड़ा कि उस पर आप कई घंटों बात कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तमाम ड्रामा है। और ड्रामा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो आज हमारे वीडियो वॉल पर भी लिखा हुआ है। कई बार लगता है कि हम उस दौर में चले गए हैं जब घरों में बच्चों की पिटाई होती थी और फिर वो नाराज होते थे कि खाना नहीं खाएंगे, फिर कुछ देर तक माँ मनाती थी खा लो, फिर भी नहीं खाते थे। फिर जब माँ कहती थी 2 थप्पड़ और लगाएंगे, तो फिर वो बच्चे खाना खा लेते थे। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, हमारे सोसाइटी में ऐसा होता था, कहना चाहिए। तो कुछ वैसी ही स्थिति है। जग हंसाई हो रही है पूरी दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में। इस वक्त कोई उपहास का, मजाक का पात्र है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन सबक नहीं मिलता उनको, समझ नहीं आती उनको, और शायद जो वो एक अकड़ होती है बेवजह की, वो अकड़ हर बार उनकी इज्जत के आड़े आ रही है। इस सबको हम समेटने की कोशिश करेंगे अपने इस शो में, और बताएंगे आपको किस तरह से वो ड्रामा उन्होंने किया। पूरी टाइमलाइन आपको समय के साथ बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ड्रामा करता है। शुरुआत करते हैं इसी खबर पर, इसी अपडेट पर, कि किस तरह यूएई के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ड्रामा देखने को मिला, जो पूरी दुनिया ने देखा। यूएई के खिलाफ जो मैच था उसी वजह से देरी से भी शुरू हुआ। अगर जिन सब्सक्राइबर्स को थोड़ा सा बैकग्राउंडर ना पता हो कि आखिर मैच क्यों देरी से शुरू हुआ था, उनके लिए ये जानकारी हम बता देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तरीके से फिर यू टर्न लिया। पहले जो है मैच ना खेलने की बात कही थी, फिर मान गए। और माना तो ये कहा कि भाई आईसीसी रेफरी यानी एंडी पायक्राफ्ट ने जो है वो खेद जताया है, इसलिए हम मान गए। अब वो जो खेद जताने का वीडियो है, उस वीडियो में किसी की आवाज़ नहीं है। वो अपने ही ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर कहना चाहिए, एक वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें किसी की कोई आवाज़ नहीं है। बंद कमरे में 4 लोगों ने क्या बातचीत की, और उसके बाद उन चारों लोगों ने उस बातचीत के क्या मायने निकाले और उसको किस तरह से बताया गया, इन सब को लेकर बड़ा विवाद है। आईसीसी के सोर्सेस कह रहे हैं हमने कोई खेद नहीं जताया, हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी। और पीसीबी इसी बात में अपनी पीठ थपथपा ले रहा है कि नहीं जी, हमने तो जो है सबको झुका दिया और हमने माफ़ी मंगवा ली, इसलिए हम दोबारा खेलने गए। पहले आपको वो टाइमलाइन बताते हैं, पहले वो घटनाक्रम बताते हैं, किस तरह से कल पूरी दुनिया जहां क्रिकेट फॉलो होता है, खासतौर पर एशियाई कंट्रीज में जहां पर जिसकी टीमें हिस्सा ले रही वो तो देख ही रही थी, बड़ी टीमें भी देख रही थी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में इंडिया है। इंडिया इस फॉर्मेट की नंबर 1 टीम है, और सिर्फ इस फॉर्मेट की नहीं, विश्व क्रिकेट की मजबूत टीमों में से एक है। तो पूरा घटनाक्रम पूरी दुनिया ने देखा है। उस घटनाक्रम को पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा देते हैं और फिर उसके बाद बातचीत करेंगे। 4:30 बजे पाकिस्तान को मैदान से निकलना था। ये हम आपको दुबई के स्थानीय समय के हिसाब से सारे टाइमिंग कोट कर रहे हैं। खिलाड़ियों को होटल में ही रहने को कहा गया। ये जो तस्वीर आप ऊपर देख रहे हैं वो मोहसिन नकवी की है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया हैं और उसके साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी इस वक्त मुखिया हैं। उसके बाद जब उन्होंने खिलाड़ियों को होटल में ही रहने को कहा, उसके बाद मोहसिन नकवी ने लाहौर में रमीज राजा और नजम सेठी यानी पीसीबी के 2 और पुराने जो चेयरमैन हैं उनको बुलाया, उनके साथ बातचीत की। निश्चित तौर पर इन दोनों लोगों ने ही ये समझाया होगा कि किस तरह के नुकसान का सामना करना पड़ेगा अगर हम एशिया कप से नाम वापस ले लेते हैं। फटाफट मोहसिन नकवी की जो अकड़ थी वो थोड़ा नीचे आए। 5:45 पर उन्होंने टीम को कहा कि भाई आप लोग होटल से निकलिए और मैदान के लिए पहुंचिए। 6:30 बजे के करीब जब मैच शुरू होना था स्थानीय समय के मुताबिक, उससे करीब 4-5 मिनट पहले टीम पहुंची, क्योंकि लगभग आधे घंटे का टाइम लगता है जिस जगह पर, जिस होटल में टीम रुकी हुई है वहां से स्टेडियम पहुंचने पर। तो खैर 6:25, 6:26 के आसपास टीम पहुंची। कुछ खिलाड़ी जो है वो तुरंत वार्म अप के लिए गए, और जो कप्तान साहब है वो चले गए वो एंडी पायक्राफ्ट के साथ मीटिंग करने के लिए, जिस मीटिंग का मैंने अभी जिक्र किया कि वो बंद कमरे में हुई और उसके म्यूट वीडियो यानी उस वीडियो में कोई आवाज नहीं है उसको जारी किया गया है। फाइनली 1 घंटे की देरी से वो मैच शुरू हो पाया, जो मैच भारतीय समय के मुताबिक 8 बजे शुरू होना था। अंकिता, आप तो खैर अभी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस पूरे ड्रामे से को बहुत ताज़ा ही देख रही हैं। क्या रिएक्शन है आपका? आपको क्या लगता है, मतलब इतनी अकल, इतनी समझ तो हर किसी को होती है कि आप किससे पंगा ले रहे हैं, आप क्यों पंगा ले रहे हैं, आप जो पंगा ले रहे हैं उसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है। जैसे मैं पिछले शो में कह रहा था ना कि आप एक मुकाबले के लिए खली से लड़ने के लिए रिंग में उतर गए, और जैसे ही उतर गए और आपने देखा, आपको पता था कि सामने खली है लेकिन आप उतर गए। अब हो क्या रहा है कि आप रिंग में गोल गोल भाग रहे हैं कि आपको बचते रहें, बस उससे मार ना पड़े आपको।
कर क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? कुछ आप अपना नया नजरिया रखिए इस पर। अब देखिए ये बात नई नहीं है, पुरानी रही है और हमेशा हमने देखा है कि जितनी बार पाकिस्तान जो है इस तरीके से हरकतें करता है वो अपने क्रिकेट को, अपने देश को जो है वो और नीचा करता हुआ जा रहा है। और जिस तरीके का हमने बिहेवियर देखा है, मतलब कोई गलती, कोई बात नहीं थी जिस मुद्दे को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। और पहले से ही तय था कि जब प्रैक्टिस सेशन में भी हमने देखा था कि कोई बातचीत नहीं हुई, कोई किसी से बातचीत नहीं हुई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, जब एशिया कप से पहले हमने देखा था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर भी सूर्य कुमार यादव नॉर्मली जब पाकिस्तान से रिलेटेड बात हो रही थी तो जवाब दे रहे थे, लेकिन वहाँ के खिलाड़ियों के साथ, वहाँ के कप्तान के साथ उन्होंने हैंडशेक नहीं किया था। तो जवाब पहले से क्लियर था। हम कहते हैं कि साइलेंस जो होता है वो और भी ज्यादा तगड़ा होता है कि आपको पता चल पाए, लेकिन बात में आप इस तरीके से हरकतें करेंगे और कहेंगे कि भाई हम मैच नहीं खेलेंगे, हम एशिया कप से बाहर हो जाएंगे, तमाम सारी चीजें तो होकर दिखाइए आप। अगर आप में इतना दम है, अगर आप में इतना जज्बा है कि आप जो है वो यहाँ से जो है वो एशिया कप से बाहर अपना नाम ले सकते हैं, तो वो करके आप दिखा सकते थे। आप इस तरीके से देरी हुई और बहुत सारी चीजें, मतलब सामने वाली टीम जो है उसकी क्या गलती है? यूएई का प्रदर्शन जिस तरीके से हमने देखा है और जिस तरीके की क्रिकेट बाकी टीमें खेल रही, चाहे अफगानिस्तान की बात हो, बांग्लादेश की बात हो या फिर श्रीलंका की बात हो, सब टीमें जो है वो बढ़िया परफॉर्म कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की टीम बिना परफॉर्मेंस के जिस तरीके का बिहेव करती है वो कोई लॉजिक नहीं है। और ये नया कुछ नहीं है। ऐसा हमने देखा था कि जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली थी, वहां पर भी नखरे बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिले कि भाई बहुत दफ़ा मेल किए गए। और ये बहुत सारी चीज़ें जो आपकी नोट की जाती है। अगर आप कोई गलती करते हैं, वही गलती रिपीट करते हैं, वही गलती बार बार आपसे होती है, तो फिर आपकी क्रिकेट पर, आपकी पीसीबी जो आपकी बोर्ड है उस पर भी खतरा मंडरा सकता है। और जो नुकसान आपको मिलेगा वो आप ही नहीं बल्कि बाकी जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी सही तरीके से देख रही है कि आपकी जो नखरेबाजी है, नो हैंडशेक विवाद का कोई मतलब था नहीं, जो पहले से पूरी चीज़ें क्लियर थी कि भाई हम क्रिकेट खेलेंगे, उसके अलावा हम कुछ जो है वो आपसे तालमेल नहीं रखना चाहते। बिल्कुल। और जब आप एक जैसी गलती बार बार करें तो फिर आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। ये बात हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे को पता है। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े बड़े सो कॉल्ड अधिकारी हैं, जो थिंकर्स हैं, जिनके पास ये जिम्मेदारी है कि वो उस मुल्क की क्रिकेट को बेहतर करें, शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर डिफॉल्टर जैसी स्थिति आ गई है। चाहे वो एशियाई क्रिकेट की बात हो या फिर विश्व क्रिकेट की बात हो, पाकिस्तान की ड्रामेबाजी अब एक्सपोज ही हो रही है। एक्सपोज लगातार होती जा रही थी, अब वो और गर्त में जा रही है। चलिए, अभी अंकिता ने कहा कि नाम वापस ले रहे हैं। नाम वापस क्यों नहीं ले रहा है पाकिस्तान? कोई ये जो ड्रामेबाजी है कि मुझे अपनी कुर्सी से ज्यादा अपने वतन की परवाह है और ये परवाह है और वो परवाह, कोई परवाह नहीं, परवाह पैसे की है साहब। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया दिखाते हैं आपको। अपडेट आपको समझ में आ जाएगा गणित है क्या। गणित बड़ा सीधा सीधा है। नाम वापस नहीं ले सकता है पाकिस्तान। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि 450 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी की बात हो रही है, लगभग 150-200 करोड़ इंडिया का भी हो गया। इसका नुकसान हो जाएगा सीधा सीधा। एशिया कप के मुनाफे से पाकिस्तान को 15% हिस्सा मिलता है और उस नुकसान को उठाने की हालत में पीसीबी अभी नहीं है। संभवतः वो जो रमीज राजा और नजम सेठी को बुलाया गया था, नजम सेठी और रमीज राजा दोनों ने यही समझाया होगा मोहसिन नकवी को कि आप तो अपनी अकड़ में इस वक्त अभी टीम को वापस बुला लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? होगा यही कि जो हमारे ऊपर कर्जा है वो कर्जा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और हम अक्सर बात करते हैं अंकिता की वर्ल्ड क्रिकेट में बीसीसीआई का स्टेक क्या है, वर्ल्ड क्रिकेट में बीसीसीआई की पावर क्या है। कोरोना के बाद आपको याद होगा तमाम क्रिकेट बोर्ड ऐसे थे जो दिवालिया होने की स्थिति में थे, जिनके बिकने की नौबत आ गई थी। और भारतीय टीम ने वहां जाकर टूर्नामेंट खेले, वहां जाकर सीरीज खेली और उसके स्पॉन्सरशिप अमाउंट से उन बोर्ड्स की स्थिति बेहतर हुई। वो कम से कम दिवालिया होने से बच गए। क्योंकि अपने सब्सक्राइबर्स को हम बता दें कि अगर भारतीय टीम कहीं भी जाकर खेलती है या दुनिया की कोई भी टीम कहीं जाकर खेलती है तो पैसा जो है वो होस्ट नेशन को मिलता है। जो भी कमाई होती है, अगर मान लेते हैं उदाहरण के लिए भारत अगर श्रीलंका जाकर खेल रही है तो पैसा सारा का सारा वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा। वो चाहे प्रायोजक की तरफ से आने वाला पैसा हो या फिर वो जो गेट मनी यानी जो टिकट से पैसा आता है। तो इस तरह से बीसीसीआई ने अपनी जो छवि बनाई है विश्व क्रिकेट में वो मददगार की बनाई है, जो हमेशा जाकर लोगों की मदद करता है। यहां पर भी जो एशियाई क्रिकेट की बेहतरी के लिए अंकिता जो ये पैसे आते हैं, इसमें भी बीसीसीआई कोई पैसा अपने पास नहीं रखता है। और वो पैसा जो 15% उसको मिलना है, वो भी पैसा वो छोटे देशों में अपेक्षाकृत बांट देता है कि वहां पर क्रिकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो सके। तो एक तरफ तो वो बड़े भाई वाला इमेज है बीसीसीआई का, और दूसरी तरफ ये जो हिंदुस्तानी करेंसी के हिसाब से 150-200 और पाकिस्तान करेंसी के हिसाब से तकरीबन 450 करोड़ का मामला है। ये नुकसान उठाने की स्थिति में है नहीं पीसीबी। मुझे लगता है कि शायद जब अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप ये नुकसान नहीं उठा सकते, तब तो ये ड्रामेबाजी और नहीं करनी चाहिए।
बिल्कुल। और देखिए इसका खामियाजा जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लगातार अगर आप इस तरीके से बदतमीजियां करेंगे तो कोई भी बोर्ड जो है वो आपको जो है वो कभी भी इनवाइट नहीं करेगा। और जिस तरीके का प्रदर्शन आप कर रहा है, मतलब आप जो सवाल उठाते हैं अपने प्लेयर्स पर उठाइए, अपनी बोर्ड पर उठाइए, क्योंकि जब तक आपको बैक नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि आज भारतीय प्लेयर जिस तरीके के प्रदर्शन करते हैं, जिस तरीके की फॉर्म में रहते हैं, उसके पीछे जो है वो बहुत ही बैक यहाँ पर बीसीसीआई ने किया है, हर प्लेयर्स ने किया है, कोच ने किया है, बाकी मैनेजमेंट ने किया है। तो वहां पर पाकिस्तान की टीम का जो रवैया रहा है और जिस तरीके का बोलबाला, मतलब ये विवाद होना ही नहीं चाहिए था। आपके पास कुछ थी नहीं, इज्जत बचाने के लिए आप क्या करेंगे? आप ना ग्राउंड पर प्रदर्शन करेंगे, ना बल्ले से दमखम दिखाएंगे, ना आप में वो ताकत है, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा है? क्या आप इस बचकानी हरकतें करिए, आप जो है वो फालतू की बकवासें करिए, तभी जाकर जो है वो आप कहीं ना कहीं अपने आप को पाएंगे कि भाई हम थोड़ा सा इक्वालिटी की बात करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो आप पर पहले से हमें पता था कि ये सारी चीज़ें जो है वो नखरेबाजी है कि भाई पहले हम नाम वापस ले लेंगे, फिर थोड़ी देरी से हम बातचीत करेंगे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको पता होती है कि भाई पैसे का नुकसान जो है वो करोड़ों में होगा। और आपके पास मतलब पता है कि आपकी बोर्ड किस तरीके का अभी हाल फिलहाल में इतना नुकसान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको हुआ है, उसके बाद आप ये नुकसान जो है वो नहीं झेल पाएंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो आपकी हरकतें पैदा करती हैं कि आप किस तरीके की बोर्ड है, किस तरीके के प्लेयर्स आपके पास मौजूद हैं। और ये प्रदर्शन अगर आपका रहा तो आने वाले समय में जो है वो पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान देश जो है वो गर्त में चला जाएगा। बिल्कुल। और यही इस बात शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह से दिन प्रतिदिन उनकी जो इमेज है, जो साख है, वो लगातार गिर रही है। चूंकि जैसा मैंने पहले कहा कि बीसीसीआई एक बड़े भाई की हैसियत से इस टूर्नामेंट में खेलता है, इसलिए उसने एक तरीके से इग्नोर किया है, साथ लेकर चलने की कोशिश की है। अगर कोई इस तरह का इरादा होता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम बिल्कुल अलग थलग कर देंगे, तो ये काम भारतीय टीम बहुत पहले कर चुकी होती, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बहुत पहले कर चुका होता। रमीज राजा, जिनसे कल मोहसिन नकवी ने सलाह ली है, वही रमीज राजा बोर्ड की बैठक में पीसीबी के दफ्तर में 20-25 लोग की मौजूदगी में ये कह चुके हैं कि अगर बीसीसीआई चाह लेगा तो पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाएगी। बावजूद इसके अगर अकल नहीं आ रही है, अगर समझ नहीं आ रही है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप जिसको कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी पर पैर नहीं, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हैं आप। ऐसी स्थिति पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होने वाली है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मैदान में क्या हुआ, क्योंकि मैदान में फिर फाइनली किस तरह से पहुंची टीम और उसके बाद जो यूएई से मुकाबला हुआ, उस मुकाबले के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। अपडेट दिखा दीजिए और उस मैच का हवाला भी हम शेयर कर लेते हैं। करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि मैच जो है वो स्थिति ऐसी हो गई थी कि अगर पाकिस्तान की टीम इस मैच को हार जाती तो वो बाहर हो जाती, लेकिन 41 रनों से उन्होंने हराया यूएई को, और 41 रन से हराने के साथ ही सुपर 4 के लिए पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 146 रन बनाए थे। आप याद रखिएगा, जो भी लोग स्पोर्ट्स 9 को फॉलो करते हैं और हमारी क्रिकेट कवरेज को देखते हैं, सराहते हैं, वो ये मानेंगे कि ये हमारा जो आकलन है कि पाकिस्तान की टीम पिछले कुछ वर्षों में 130 से 170 रन की टीम रह गई है। इससे ऊपर के बारे में वो ना तो सोचते हैं, बहुत रेयरली वो पहुंच पाते हैं। ऐसा बहुत ही आपको, अगर आप पिछले 20 मैच उठाकर देखेंगे पाकिस्तान के, तो बहुत रेयर हुआ होगा जब पाकिस्तान की टीम 200 के आसपास पहुंची हो, वरना 146, 147, 150 ऐसे ही रह जाता है। और भारत के खिलाफ तो वो और सिमट जाते हैं। तो वो 146 रन बनाए थे और यूएई की टीम 17.4 ओवर में 105 रन पर ऑल आउट हो गई और इस तरह से पाकिस्तान को जीत मिली। लेकिन पाकिस्तान की जो शुरुआत थी इस मैच में, वो शुरुआत भी बड़ी डराने वाली थी। वो भी दिखाते हैं, अगला अपडेट दिखा दीजिए, तो समझ में आएगा कि ऐसा भी नहीं हुआ कि यूएई की टीम को आपने कोई एक तरफा हराया हो जिस तरह से भारत ने हराया था। इस पर भी अभी चर्चा करेंगे। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी में पाकिस्तान लड़खड़ाया। पाकिस्तान के आधे बल्लेबाज 90 रन से पहले ही आउट हो चुके थे। सिमरनजीत सिंह ने 3 और जुनैद ने 4 विकेट झटके। सैम अयूब, जो पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हिसाब से बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं, वो एक बार फिर यानी तीसरी बार हैट्रिक हो गई जब वो खाता खोले बगैर आउट हो गए। फखर जमान के 50 रन, शाहीन के 29 रन की बदौलत 146 रन तक किसी तरह पाकिस्तान की टीम पहुंच पाई। अब हम वैसे तो अंकिता भारत और पाकिस्तान के, जो बात सौरव गांगुली ने भी कुछ दिन पहले कह भी दी थी कि अब हम 5 साल से पिछले ना हाइप बहुत क्रिएट करते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच का, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान की टीम कहीं है नहीं। और भारत और पाकिस्तान का मैच दरअसल अब वन वे ट्रैफिक है। ये वन वे ट्रैफिक शब्द स्पेशली सौरव गांगुली ने इस्तेमाल किया था। यही यूएई की टीम थी और 27 गेंद 4.3 ओवर में भारत ने हराया था, और इसी यूएई की टीम को हराने में पाकिस्तान के पसीने छूट गए।
मेरे ख्याल से ये अंतर भी वो रैंकिंग का अंतर जो है, हाल फिलहाल के रिकॉर्ड्स का जो अंतर है, अनुभव का जो अंतर है, उसके साथ साथ अब ये अंतर भी समझ में आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए मतलब कहीं पर यहाँ पर पाकिस्तान की टीम नजर नहीं आ रही थी। स्टार्टिंग में भी हमने देखा कि जैसे सैम आयूब की लगातार चर्चाएं हो रही थी कि भाई सैम आयूब जो है वो चौके छक्के की बरसात करेंगे और बुमराह के खिलाफ जो है वो चौके छक्के लगाएंगे। तो वो प्रदर्शन हमने देखा है कि मतलब तीनों मैच में अभी तक जितने भी मैच खेले सैम आयूब ने एक भी रन बनाने में नाकामयाब रहे। तो आप छोटी टीम के सामने जब नहीं बना पाते, ओमान के खिलाफ भी आप डक पर आउट हो गए थे, आप यूए के खिलाफ भी डक पर आउट हो गए थे, तो आपसे उम्मीदें क्या की जाएंगी? आपके प्लेयर्स जो है वो कहीं ना कहीं हर एक प्लेयर मतलब निचले क्रम की बल्लेबाजी, हमने शाहीन को पिछले मैच में भी देखा था कि थोड़े बहुत रन्स बना लिए थे, तभी जाकर वो 100 के पार का आंकड़ा इंडिया के खिलाफ पूरा हुआ था। अदरवाइज कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि ये दमखम दिखाए कि वो बल्लेबाजी भी कमाल की कर सकता है, गेंदबाजी भी कमाल की कर सकता है। और भारतीय टीम के खिलाफ तो आपका प्रदर्शन वैसे भी कमजोर रहा है। वन वे ट्रैफिक जो बात यहाँ पर गांगुली ने कही है वो सही कही, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब कोई कॉम्पिटिशन यहाँ पर पाकिस्तान से होता नहीं, वो हाइप भी क्रिएट नहीं होती। चैंपियंस ट्रॉफी में ये लगा था कि भाई उनके देश में मैच होगा तो कुछ अच्छा वो प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जब वहां पर भारतीय टीम दुबई में गई थी वहां पर प्रदर्शन जो था पाकिस्तान का, हर एक मैच जो था वो कहीं ना कहीं लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान कहीं मैच में है। और इस मुकाबले में भी यूएई के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन रहा, मतलब 90 के स्कोर में आधी टीम जो है वो पवेलियन लौट चुकी थी और आधी टीम ये दर्शा रही थी कि जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, जो लगातार चर्चाएं हो रही थी कि हमारे पास बड़े बड़े बैट्समैन हैं और हमारी टीम जो है वो मादा रखती है किसी सामने वाली टीम को हराने का, तो वो आप छोटी टीम को तब भी हरा सकते हैं। मतलब प्रेशर वाला मैच होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि उनकी तरफ से भी थोड़ी सी गलतियां हुई। अगर यूए की टीम थोड़ी टिक कर बल्लेबाजी कर लेती तो शायद ये मैच पलट जाता। लेकिन टफ कंपटीशन हुआ, मज़ेदार कंपटीशन यहाँ पर हुआ, क्योंकि आपने जिस तरीके के नखरे दिखाए उसके बाद मैच खेला तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि टफ कंपटीशन, और पाकिस्तान की जान भी हलक में थी। वो भी हमने देखा कि वो भी डरी हुई थी और ये लग रहा था कि कैसे करके अभी हमने ड्रामेबाजी करी और यहाँ से अगर हम हार जाते तो आपका जो प्रदर्शन था, आपकी जो छवि थी वो और भी ज़्यादा गर्द में चली जाती। फाइनली यहाँ पर जीत लिया है। सुपर 4 में यहाँ पर एंट्री जो है वो पाकिस्तान की हो चुकी है। अब आगे आने वाले समय में देखते हैं कि क्या कुछ मुकाबला यहाँ पर होगा। मुकाबला आई थिंक भारत से तो ना के बराबर ही है। बिल्कुल। और कई बार अफसोस होता है उन खिलाड़ियों के लिए जो बड़ी मेहनत के साथ सब कुछ करने के बाद बहुत कुछ एक तरीके से निछावर करके और बहुत कुछ त्याग करके पहुंचते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, पाकिस्तान की टीम में चुने जाते हैं और उसके बाद होता क्या है कि वो भी राजनीति का शिकार हो जाते हैं। इस समय जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है उसके लिए अगर आपको दोष देना है तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दीजिए। आप सोचकर देखिए कि आप अपने ही घर में, चलिए पाकिस्तान का उदाहरण आप छोड़ देते हैं, अपने ही घर में अपने बच्चे को ही ले लीजिए और आप उसके एग्जाम से पहले कहिए कि तुम्हें एग्जाम नहीं देना है, नहीं देना है, और फिर उसके बाद आधे घंटे पहले कह दीजिए कि नहीं देना है। वो आसान सा पेपर भी आएगा ना, वो बच्चा इतना डबल माइंडेड हो चुका होगा कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान की टीम जिसको यूएई के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था, वही सैम आयूब जिनको रन्स करने चाहिए थे वो नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो रहे हैं। और फेल होने का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाएगा? उन खिलाड़ियों पर, जबकि जिम्मेदारी है बोर्ड की उस घटिया ओछी राजनीति की जिसका कोई अब हिसाब किताब रह नहीं गया है। चलिए आज की बात कर लेते हैं, एशिया कप के आज के एक्शन की बात करते हैं, क्योंकि पैरेलल मैचेस चल ही रहे हैं ये सारी ड्रामेबाजी के साथ साथ। आज जो है अफगानिस्तान की श्रीलंका से टक्कर है, अहम मैच है अफगानिस्तान के लिहाज से। हालांकि अफगानिस्तान का अब सुपर 4 में पहुंचने का रास्ता जो है वो काफी मुश्किल है। श्रीलंका को बड़े अंतर से अगर हराएंगे तब जाकर वहां पर सुपर 4 में जगह बन सकती है। अब ये बड़ा अंतर क्या होगा, हमने उदाहरण के लिए आपको बताया है, एक मैच सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है कि अगर मान लेते हैं श्रीलंका 150 रन बनाता है तो अफगानिस्तान को 11.4 ओवर में 150 रन का लक्ष्य हासिल करना होगा, और अगर अफगानिस्तान 150 रन बनाता है तो उसको श्रीलंका को 84 रन पर रोकना होगा। मुश्किल है टास्क, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में श्रीलंका कहीं ज्यादा अनुभवी टीम है अफगानिस्तान से, कहीं ज्यादा बेटर प्लेस्ड है इस वक्त पॉइंट टेबल में, और अफगानिस्तान इस वक्त मायूस होगा क्योंकि जिस तरह से ये नैरेटिव था। और अभी हम सौरव गांगुली की बात कर रहे थे, सौरव गांगुली ने तो बाकायदा जो अपना बयान दिया था जिसमें इंडिया पाकिस्तान के मैच को वन वे ट्रैफिक कहा था, वहां पर उन्होंने कहा था कि वो इंडिया अफगानिस्तान का मैच देखना पसंद करेंगे बजाय इसके कि वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखे, क्योंकि अफगानिस्तान फिर भी थोड़ी बहुत टक्कर दे सकता है। यानी बहुत अच्छे खासे खिलाड़ी हाई रेट कर रहे थे अफगानिस्तान को, लेकिन मायूस होगी टीम क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो कर नहीं पाई। और वो जब कहते हैं ना कि जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि आप अपने मजबूत इरादों से सामने वाली टीम को थोड़ा सा बैकफुट पर ढकेलें, वो हो नहीं पाया इस बार।
बिल्कुल। और वो जो दर्द था वो राशिद खान के चेहरे पर भी हमने देखा कि वो बहुत ही मतलब वो मैच जीता हुआ मैच था अफगानिस्तान के लिए, जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच हुआ था। वहां पर जीत सकती थी अफगानिस्तान की टीम, लेकिन वही चीज़ें थी कि वहां पर ना ही बल्लेबाजी टिक पाई, ना ही गेंदबाजी वहां पर टिक पाई। तो उम्मीद यही है कि आज के मुकाबले में जो भी यहाँ पर मार्जिन हो, वो उस मार्जिन को जो है वो अफगानिस्तान की टीम क्रॉस करे, क्योंकि हमने देखा है कि इतने सालों में जो है वो क्रिकेट जो है अफगानिस्तान का बदला है। अफगानिस्तान के प्लेयर जो है वो हमेशा हमने देखा है कि जब बड़ी टीमों को हरा सकते थे, साल 2024 के जो T20 वर्ल्ड कप में वहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और वो दिखा दिया था कि वो बड़ी टीम को भी हराने का मादा रखते हैं। और ये प्रदर्शन जो है वो हर एक प्लेयर में था, चाहे वो बल्लेबाजी की हम बात कर लें, चाहे वो गेंदबाजी की बात कर लें, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही जेंटलमैन क्रिकेट वो खेलते हैं। और तो उम्मीद यही है कि आज के मुकाबले में, मतलब मुश्किल तो बहुत है लेकिन नामुमकिन नहीं है अगर आप मैदान पर हैं। और एक ओवर में जैसे हमने देखा कि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने 3 विकेट लिए, 2 विकेट लिए, 4 विकेट लिए, तो वैसा ही प्रदर्शन अगर अफगानिस्तान की टीम भी करे तो कहते हैं ना कि वो मुश्किलें जो है वो आपके लिए आसान हो जाती है। अगर आप यहाँ पर अच्छी तरीके से माइंड मेकअप करके चलेंगे कि भाई आपको हारना नहीं, आपको सिर्फ वहां पर जाके परफॉर्म करना है, तो कहीं ना कहीं आपकी चीजें जो है वो आप क्लियर हो जाती है। लेकिन श्रीलंका की टीम हाल फिलहाल में काफी बढ़िया प्रदर्शन करके आ रही है। 4 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर श्रीलंका के भी हैं, यहाँ पर बांग्लादेश के भी हैं, और अगर बात की जाए तो 2 पॉइंट जो है वो अफगानिस्तान की टीम के पास है। तो यहाँ पर अगर आपको जीतना है तो बड़े मार्जिन से आपको मैच को जीतना पड़ेगा, तभी जाके वो आप सुपर 4 के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, अदरवाइज आपका रास्ता जो है बंद हो जाएगा। बिल्कुल। और एक बार फिर ये समझ में आएगा कि जब आप बड़े टूर्नामेंट्स में खेलते हैं तो वहाँ आपको अपने एक्सपीरियंस को किस तरह से इस्तेमाल करना होता है। कई बार जब जैसे इससे पहले जो ट्रायंगुलर सीरीज एक चल रही थी जिसमें पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान की टीम थी, वहां एक लीग मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था। फाइनल में भी 140-42 रन का लक्ष्य ही था उसके सामने, लेकिन नहीं बना पाई थी टीम। अफगानिस्तान की टीम के लिए इस एशिया कप से सबक यही है कि जब आपके पास उस तरह के प्लेयर्स हों जो तमाम दुनिया में अलग अलग T20 टूर्नामेंट्स में जाकर खेलते हैं, तो फिर आप एक टीम के तौर पर एक कलेक्टिव एफर्ट करके और वो जो रीचेबल लक्ष्य है वहां तक कम से कम जरूर पहुंचे। अगर 200 रन का लक्ष्य होता कोई बात नहीं, आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन अगर 140-142 रन का लक्ष्य है तो वहां तक अफगानिस्तान की टीम को पहुंचना चाहिए था। अगर वहां पर वो ट्रायंगुलर सीरीज अफगानिस्तान ने जीती होती तो इस एशिया कप में उसकी परफॉर्मेंस भी आपको अलग लेवल की दिखाई दे रही होती। अब बात कर लेते हैं भारतीय कैंप की, यानी भारतीय टीम का जो अभी तक का एशिया कप में सफर है बड़ा ही शानदार तरीके से चला है। अब कल का मुकाबला जो है वो ओमान से है, यानी एक रस्म अदायगी है जहां पर बड़ा से बड़ा फैन मूवमेंट जैसा होगा, क्योंकि जो ओमान के प्लेयर्स हैं उनके लिए वो चाहे शुभमन गिल हो या भारतीय खिलाड़ी जो बाकी हैं, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, सूर्य कुमार यादव हो, जसप्रीत बुमराह हो, अर्शदीप सिंह हो, नाम लेते जाएंगे तो शायद नाम खत्म नहीं होंगे, स्क्वाड का पूरा ही नाम लेना पड़ेगा। ये सारे के सारे बड़े स्टार हैं ओमान के लिए। और कल का मैच ओमान की टीम बस ये जरूर देखना चाहेगी कि वो कितनी देर तक भारतीय टीम को टक्कर दे पाती है, किस तरह का मुकाबला लड़ पाती है, अपने क्रिकेट फैंस को किस तरह का मैसेज दे पाती है। मेरे ख्याल से और कुछ देखने को है नहीं, और अगर कुछ देखने को है शायद तो यही है कि संभवतः भारतीय टीम 1-2 चेंज कर सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा बात इस बात को लेकर हो रही है कि बुमराह को आप आराम दे दीजिए। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं कि अर्शदीप को जो है वो एक भी मुकाबले में मौका नहीं दिया गया, तो शायद यहाँ पर बुमराह को जो है वो आराम दिया जाए और अर्शदीप सिंह को जो है वो मौका दिया जाए, क्योंकि अब भारतीय टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और अब ये औपचारिक ही एक मैच यहाँ पर खेला जाएगा, जहाँ पर ओमान की टीम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई स्टार प्लेयर्स हैं, उनके लिए जो है वो उनके साथ खेलना, उनके साथ बातचीत करना, और बहुत सारे टिप्स भी आप ले सकते हैं। हांगकांग के प्लेयर्स भी यहाँ पर शुभमन गिल के साथ जो तस्वीरें आप सबने देखी वहाँ पर वो बातचीत करते नजर आए, तो कुछ ना कुछ आप एक्सपीरियंस वहाँ पर शेयर करते हैं, आप बातचीत करते हैं कि भाई आपके देश में किस तरीके से क्रिकेट खेला जा रहा है और किस तरीके से क्रिकेट को जो है वो और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये भारतीय टीम भी हमने देखा है कि जिस तरीके का प्रदर्शन यूएई ने किया था, भले ही 4.3 ओवर्स में भारतीय टीम ने उस मैच को जीत लिया था, लेकिन एक अच्छा जेस्चर, एक अच्छा कहते हैं ना कि तालमेल वहां पर नजर आया। मतलब एक जेंटलमैन क्रिकेट जो खेली जाती है वो भारतीय टीम ने खेली, वो यूएई की टीम ने खेली, और बाकी टीम भी वहां पर वैसा ही प्रदर्शन करके आ रही है। तो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर प्लेइंग 11 में भारतीय टीम की तरफ से हो सकते हैं, अदरवाइज लगता नहीं यहाँ पर चेंजेस किए जाएंगे। शायद यहाँ पर बुमराह को आराम दिया जाए और अर्शदीप को मौका दिया जाए, क्योंकि दोनों मुकाबले में अर्शदीप का नाम नहीं था। पहले मैच में भी हमें उम्मीद थी कि शायद वहां पर उन्हें मौका दिया जाए, लेकिन वहां पर कुलदीप को मौका दिया गया। उसके बाद दूसरे मैच में भी हमने देखा कि मतलब सेम 11 के साथ भारतीय टीम वहां पर उतरी थी। ओमान के मैच में थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं, जहां पर बुमराह को आराम दिया जा सकता है। बाकी एक अच्छा मुकाबला, एक अच्छा मैच यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और फिर उसके बाद 21 सितंबर को एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर खेला जाएगा, वो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में।
बिल्कुल, और आज बड़ी कश्मकश थी। बुलेटिन बनाते वक्त मैं सोच रहा था कि इस खबर को सबसे पहले लें क्या, कि 21 तारीख को भारत और पाकिस्तान एक बार फिर भिड़ने वाले हैं। लेकिन फिर वो सौरव गांगुली की बात याद आ गई कि भाई हम हाइप क्रिएट करते हैं कि भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला होगा, दिस मुकाबला होगा, दैट मुकाबला होगा, लेकिन वो होता नहीं है। गावस्कर ने कही दिया कि वो 60 के दशक से, यानी पिछले 40 और 25 65 साल से, मतलब 65 साल एक बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन होता है। बड़ा साफ साफ उन्होंने कहा कि मैं 60 के दशक से टीम को देख रहा हूं और मैं वो टीम देख रहा हूं जिसमें हनीफ मोहम्मद को देखने के लिए मैं दौड़ के गया था एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम, लेकिन अब ये पाकिस्तान की नहीं, पोपटवाड़ी की टीम है। गावस्कर कह रहे हैं ना, तो उनसे ज्यादा पावरफुल वॉइस, उनसे ज्यादा समझदारी वाली बातें कम ही लोग करते हैं विश्व क्रिकेट में। उनको भी पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब कहां पहुंच चुकी है। अब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट में, ठीक है, ये वो दिन आएगा जब एक आध मैच ऐसा होगा जहां पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी, हम इस बात को जानते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आप प्राइमरली बात करेंगे क्या कोई मुकाबला है दोनों टीमों में, तो कोई मुकाबला नहीं रह गया। इसीलिए हमने कहा कि शो खत्म करेंगे इसी जानकारी के साथ। आपको अपडेट बता देते हैं कि चूंकि अब दोनों ही टीमें सुपर 4 में पहुंच चुकी हैं, भारतीय टीम ऑलरेडी सुपर 4 में थी, पाकिस्तान की टीम भी यूएई को हराकर सुपर 4 में पहुंच चुकी है। और अब जो मुकाबला है वो एक और जो संडे आने वाला है उस संडे को होगा। अब देखते हैं पाकिस्तान की टीम उससे पहले और कौन कौन से ड्रामे करती है, क्योंकि मैदान में तो वो जो करेंगे वो सबको पता है, ड्रामे कौन से करेंगे ये थोड़ा सा नहीं पता होता। इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि कोई नया ड्रामा, कोई मोहसिन नकवी का नया पैतरा, कोई नया चाल, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। अब पाकिस्तान से क्रिकेट से ज़्यादा इस बात की दिलचस्पी रहती है कि कौन सी नौटंकी नए सिरे से आने वाली है। बहरहाल ये मुकाबला है। इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम जिस तरह से अपना अभ्यास कर रही थी, और भारतीय टीम 1 मैच एट अ टाइम की जो उसकी थ्योरी होती है उस थ्योरी के साथ चल रही है। अभी ओमान के मैच पर फोकस करना है, कोई कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, क्योंकि भारतीय टीम एक बड़ी टीम है, विश्व की चैंपियन टीम है इस फॉर्मेट की, और इस फॉर्मेट में नंबर 1 टीम है। ये मैसेज लगातार होना चाहिए। पहला मैच है, अबू धाबी में खेलेगी, वरना दुबई में खेल रही थी भारतीय टीम अभी तक। इस मैच की तैयारियों को लेकर, यानी अभी ओमान वाले मैच की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बारी बाद में आएगी। ओमान के मैच को लेकर जो कुछ भी अपडेट्स होंगे वो अपडेट्स आपको बताएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर अभी भी कुछ और नौटंकी करनी है, कुछ और चालाकियां दिखानी है जिससे और ज्यादा वो एक्सपोज हो जाए, थोड़े से और उनके सामने सवाल आ जाए, ऐसा कुछ अपडेट आता है तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आपसे गुजारिश बस यही है कि हम अक्सर ये जो खांसते हुए और गले में भर जाते हैं उससे शोज करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। इसका हमारे लिए सेटिस्फैक्शन तभी होता है जब हमें आप प्यार दें अपने सब्सक्रिप्शन के थ्रू। तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स टाइम को, और हमारा जो वादा है वो वादा हम पूरा करेंगे कि स्पोर्ट्स की सभी खबरों से आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।